होगी थी, दो होगी थी ना, पहली और दूसरी अनुसूची मैंने करवा दी आपको। पहली में क्या था, पहली अनुसूची में क्या था भाई, बताना थोड़ा सा। पहली अनुसूची में आपने क्या किया था, राज्यों के नाम व उसकी सीमा, ये पहला पॉइंट लिखा था। दूसरा पॉइंट आपने क्या लिखा था, संघ राज्य क्षेत्र। दूसरा पॉइंट क्या लिखा था, संघ राज्य क्षेत्र। जो संघ राज्य क्षेत्र है उसका जो उसमें संघ राज्य क्षेत्र की जो सीमाएं हैं या उनके जो नाम हैं उनका वर्णन किया था अपने पहली अनुसूची में, यही किया था। फिर उसके बाद दूसरी अनुसूची में अपने क्या किया था, भारत के संवैधानिक विभिन्न पदों पर बैठे व्यक्तियों की किसकी वेतन का उल्लेख किया था। भारत के संवैधानिक पद पर बैठे विभिन्न व्यक्तियों के वेतन का उल्लेख किसमें है, दूसरी अनुसूची के अंदर है। जैसे एक दो उदाहरण बताओ, किन किन का नाम आ रहा है उसमें। राष्ट्रपति का वेतन, राज्यों के राज्यपाल का वेतन, न्यायालय के न्यायाधीशों का, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का, विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का, इन लोगों का जो वेतन मिलता है, महीने का जो वेतन मिलता है प्लस इनको जो भत्ता मिलता है, उसका उल्लेख भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची में है। उनका उल्लेख क्या है, भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची में है। मैंने अपने परसों उस दिन बताया था कि प्रश्न कैसा आता है, जैसे ना दे दिया जाएगा राष्ट्रपति दिया जाएगा और राष्ट्रपति का ना दे दिया जाएगा राष्ट्रपति के वेतन का उल्लेख है, राष्ट्रपति के वेतन का उल्लेख है, नीचे 3 अनुच्छेद दे दिए जाएंगे या कोई व्यवस्था कर दी या भाग दे दिया जाएगा और आगे क्या है, दूसरी अनुसूची लिखी होगी। आगे क्या लिखा होगा, दूसरी अनुसूची। तो अपने को ध्यान रखना है कि भारत के राष्ट्रपति का जो वेतन है और भत्ता जो है वो दूसरी अनुसूची में आता है। उसी प्रकार लोकसभा के अध्यक्ष का दे दिया जाए कि लोकसभा का अध्यक्ष का वेतन और भत्ते का उल्लेख भारतीय संविधान में उल्लेखित है, 2-3 अनुच्छेद दिए होंगे और एक दूसरी अनुसूची दी होगी। ठीक है, अब आगे जो हेडिंग दीजिए, तीसरी अनुसूची। तीसरी अनुसूची शुरू में अपने कोई नहीं आ जाएंगे, शुरू में अपने बात की थी जब मूल संविधान लिखा गया था, मूल संविधान, उस संविधान के अंदर कितनी अनुसूचियां थी, 8 थी। मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी भाई, 8। अच्छा, वर्तमान में अगर आंकड़ा पूछे तो 12। तो वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं भारतीय संविधान में, 12। 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं ये बाद में जोड़ी गई है विभिन्न संविधान संशोधनों के द्वारा। जैसे 9वीं 1951 के संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई, 10वीं 1985 का संविधान संशोधन हुआ था, 11वीं और 12वीं 73वां 74वां संविधान संशोधन हुआ था 1992 में, उसमें जोड़ी गई। तो अपने वहाँ उस पर और चर्चा कर लेंगे। अब आप हेडिंग दीजिए तीसरी अनुसूची या अनुसूची नंबर 3। अनुसूची नंबर 3 मैंने ऐसे लिखाया था ना आपको, इस प्रकार। इधर तो आप अनुसूची लिख लोगे, अनुसूची, इधर क्या लिखना है उसका विषय, और लास्ट में क्या लिखना है, अनुच्छेद। लास्ट में क्या लिखना है अपने, अनुच्छेद। ये चाहे याद करो या ना करो, यानी अनुच्छेद अगर आपको याद हो या ना हो, अनुसूची और इसके विषय आपको जरूर याद होने चाहिए कि कौन सी अनुसूची में कौन सा विषय है। ये हो सकता है ना पूछे, वो एग्जामिनर ना ही पूछे, क्योंकि इन अनुच्छेदों का बाद में विभिन्न जगह पर अपने का चर्चा आ जाती है, लेकिन ये केवल एक ही जगह यहीं चर्चा होगा इसका। इसलिए आपको अनुसूची संख्या और अनुसूची के विषय जरूर याद करने हैं कि तीसरी में क्या है, चौथी में क्या है, 5वीं में क्या है, ये विषय आपको जरूर याद करने। और इन विषयों से संबंधित प्रश्न आएगा, इन विषयों से संबंधित ही प्रश्न आएगा। ये अनुच्छेद नहीं पूछेगा कि कौन सी अनुसूची में कौन कौन से अनुच्छेद आ रहे हैं, क्योंकि आप दूसरी अनुसूची देखिए, दूसरी अनुसूची में कितने अनुच्छेद दिए हैं, करीबन 5-7 अनुच्छेद दिए हैं, है ना। तो 5-7 के याद नहीं होंगे, फिर इसके तीसरी, चौथी, 5वीं में बहुत सारे अनुच्छेद आ जाएंगे, तो वो अपने याद नहीं हो पाएंगे, क्योंकि आंकड़े हैं, आंकड़े अपने याद नहीं कर पाएंगे। लेकिन विषय और अनुसूची संख्या आपको जरूर याद करनी होगी। तो तीसरी अनुसूची, अनुसूची नंबर 3, इसके विषय क्या है, इसमें लिखो विभिन्न संवैधानिक पदों पर बैठे, विभिन्न संवैधानिक पदों पर बैठे व्यक्तियों की शपथ का उल्लेख, व्यक्तियों की शपथ का उल्लेख, व्यक्तियों की शपथ का उल्लेख। जैसे मान लो कोई व्यक्ति है विभिन्न संवैधानिक पद पर बैठा है, तो उसकी जो शपथ है, जैसे संघ का मंत्री जो होते हैं, संघ के मंत्री, अब इस संघ के मंत्री का क्या उल्लेख है,
संघ के मंत्री, यानी जो संघीय सरकार जो है और उसकी जो मंत्री परिषद है, उसके मंत्री परिषद की जो शपथ लेते हैं, उस शपथ का उल्लेख कहाँ है? तीसरी अनुसूची में है। जैसे यह प्रश्न आ जाएगा, मान लो कि प्रश्न आ जाए कि भारत का जो प्रधानमंत्री है वह शपथ लेता है, उस शपथ का उल्लेख कहाँ है? उस शपथ का उल्लेख कहाँ है? तो तीसरी अनुसूची के अंदर है, तीसरी अनुसूची के अंदर। क्योंकि जो संघ के मंत्री होते हैं ना, इन मंत्रियों की या इस मंत्री परिषद का जो अध्यक्ष होता है ना, वो पीएम होता है। तो प्रश्न ये है, क्या पीएम स्वयं कोई मंत्री होता है क्या? पीएम स्वयं कोई मंत्री होता है क्या? तो ये ध्यान रखना, स्वयं पीएम क्या है? कैबिनेट के समान मंत्री होता है। वो अपने पास से विभाग ना रखे, अपने पास कोई विभाग ना रखे, तो भी वो कैबिनेट का मंत्री होता है, क्योंकि वो मंत्री परिषद क्या है? अध्यक्ष है। वो मंत्री परिषद क्या होगा? अध्यक्ष। इसका मतलब वो मंत्री परिषद का सदस्य होगा, कैबिनेट का सदस्य होगा। लेकिन उसके पास कोई विभाग ना हो जाए, उसके पास कोई विभाग नहीं हो। जैसे विदेश मंत्री एक पद है ना अपने यहाँ, विदेश मंत्री पद है ना। अपने शुरू में चर्चा की थी, जवाहरलाल नेहरू जो है वो भारत के प्रथम विदेश मंत्री भी थे। जब वो प्रधानमंत्री बने, अपने अंतरिम सरकार की थी ना, अंतरिम सरकार के नेहरू के पास विषय लिखाए थे मैंने, तो विदेश विभाग लिखाया था ना आपको, विदेश विभाग है ना। नेहरू के पास कौन सा था? विदेश विभाग। और पद कौन सा था उनके बाद में वो प्रधानमंत्री बन गए। 1952 के अंदर चुनाव हो गए उसके बाद, या 1947 में देश आज़ाद हो गया, उसमें प्रधानमंत्री बन गए, तो उनके पास विदेश मंत्री का पद आया। तो इस मंत्री परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? पीएम होता है। उसके पास चाहे कोई विभाग है या ना है, लेकिन वो मंत्री परिषद का क्या होगा? सदस्य और अध्यक्ष होता है। ठीक है, तो इनकी शपथ का उल्लेख कहाँ है? तीसरी अनुसूची में। जब संघ के मंत्रियों की उल्लेख है, संघ के मंत्रियों का उल्लेख जो है शपथ का, वो तीसरी अनुसूची में है। तो जब संघ होगा तो राज्यों की जो मंत्री परिषद है उसका उल्लेख भी इसी में होगा, तीसरी अनुसूची। अर्थात जो राज्यों की मंत्री परिषद हैं या उनके जो सदस्य शपथ लेते हैं, उसका उल्लेख कौन सी अनुसूची में है? तीसरी अनुसूची में। तो तीसरी अनुसूची मुख्य रूप से विषय क्या है तीसरी अनुसूची का? शपथ। अब इसमें शपथ कौन कौन से लेते हैं उसका अपने वर्णन करने हैं। तो नंबर 1 लिखो, संघ के मंत्री या संघ की मंत्री परिषद, संघ की मंत्री परिषद, संघ की मंत्री परिषद। ठीक है। नंबर 2 पॉइंट लिखना, राज्यों की मंत्री परिषद, राज्यों की मंत्री परिषद, राज्यों की मंत्री परिषद। नंबर 3 पॉइंट, संसद के सदस्य, संसद के सदस्य। एमपी होते हैं ना, एमपी अपन बोलते हैं एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। वो जब नए चुनाव हो गए और जीत के जाते हैं संसद के अंदर, तो जाते ही वो सबसे पहले शपथ लेते हैं। तो उनकी शपथ का उल्लेख भी कहाँ है? तीसरी अनुसूची के अंदर। तो आपने क्या लिखा है? संसद के सदस्य। ठीक है। इसी के जस्ट नीचे क्या लिख दोगे? राज्य विधानमंडल के सदस्य, राज्य विधानमंडल के सदस्य, राज्य विधानमंडल के सदस्य, राज्य विधानमंडल के सदस्य। विधानमंडल मतलब जो राज्यों की विधान परिषद और विधानसभा होती है, उसके जो सदस्य होते हैं वो भी शपथ कहाँ से लेते हैं? तीसरी अनुसूची में। यानी उनके शपथ का उल्लेख कहाँ है? तीसरी अनुसूची में है। तो एक तो संघ के मंत्री आ गए, राज्यों के मंत्री आ गए, संसद के सदस्य आ गए, राज्य विधानमंडल क्या सदस्य आ गए। अगला पॉइंट लिखो, भारत के नियंत्रण व महालेखक परीक्षक। हाँ, इसी में अगला पॉइंट लिखते जाओ, भारत का नियंत्रण व महालेखक परीक्षक, भारत का नियंत्रक व महालेखक परीक्षक। और अगला लास्ट पॉइंट लिख लो, न्यायालयों के न्यायाधीश, न्यायालयों के न्यायाधीश, न्यायालयों के न्यायाधीश। ये भी शपथ का उल्लेख कहाँ है? तीसरी अनुसूची में। इसका उल्लेख कहाँ है? तीसरी अनुसूची में। विषय याद हो जाएंगे ना। प्रश्न सिंपल सा पूछेगा, अगर इसमें से प्रश्न पूछेगा क्या, जैसे प्रश्न ये पूछ सकता है कि राज्य की जो विधानमंडल है उसके जो सदस्य निर्वाचित हो जाते हैं, बाद में वो शपथ लेते हैं, तो उस शपथ का उल्लेख कहाँ है? तो तीसरी अनुसूची। बीच में हो सकता है ना, जैसे ऑप्शन में अनुच्छेद देगा, ऐसे ए बी सी और डी मान लो ऑप्शन देगा वो, तो एक में अनुच्छेद दे दिया मान लो 123, 122 या 120 ऐसे दे दिया मान लो, और लास्ट में क्या लिखा होगा? यहाँ तीसरी अनुसूची। तो इनको आप गौर नहीं करना और इस पर आप क्या करना है? गौर करना है, और यही इसका आंसर सही होगा। ठीक है।
सिंपल से प्रश्न आएंगे, देखने में बिल्कुल सिंपल चीज़ें हैं, लेकिन जब पेपर में आ जाता है तो हमारा दिमाग कई बार बंद हो जाता है, तो सिंपल प्रश्न भी हमारे क्या हो जाते हैं, गलत हो जाते हैं। होने नहीं चाहिए। अगर आप थोड़ा सा ध्यान देकर सही तरीके से पढ़ोगे तो ये प्रश्न आपके गलत नहीं होंगे। यानी अनुसूचियों से संबंधित और ना कोई पेपर के अंदर इनसे संबंधित प्रश्न जरूर पूछा जाता है, संबंधित प्रश्न जरूर पूछा जाता है भी। अगला पॉइंट, कितनी अनुसूचियाँ होगी? 3 होगी। चौथी लिखिए, अनुसूची नंबर 4। अनुसूची नंबर है, अनुच्छेद लिखने हैं क्या? अनुच्छेद छोड़ दो, अनुच्छेद मत लिखो, ज़्यादा हो जाएगा आंकड़ा। बस अनुच्छेद क्या ज़्यादा हो जाएंगे आंकड़ा, क्योंकि है ना नहीं याद होंगे, इतने याद नहीं होंगे। ये जो विषय आएंगे, विभिन्न विषय आ रहे हैं, अगर मैं यहाँ सारे अनुच्छेद लिखता जाऊँगा ना, मैं तो लिखा दूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लेकिन याद नहीं होंगे। अगर आपने लिखना है तो लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है वैसे तो, ठीक है, क्योंकि ये याद नहीं होंगे, ये कन्फर्म है। अब जैसे मंत्री परिषद में, इसमें तीसरी अनुसूची में कौन कौन सा अनुच्छेद आ रहा है? 75 आ रहा है, 84 आ रहा है, 99, 124, 146, 173, 188। अब इतने अनुच्छेद आ रहे हैं, याद नहीं होंगे ये। इसलिए फिर कह रहा हूँ, पेपर में कभी भी अनुसूचियों से संबंधित अनुच्छेद नहीं पूछेगा, कभी नहीं पूछेगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हैं। एक अनुसूची में कम से कम 5 से 7 अनुच्छेद आते हैं, तो ऐसा प्रश्न वो कभी नहीं पूछेगा। अगर ऐसा प्रश्न पूछेगा ना तो 100% उस प्रश्न को छोड़ना है, अगर नेगेटिव मार्किंग में आए तो। कारण पूछो, कारण, क्योंकि इतने अनुच्छेद किसी के याद नहीं होंगे और आपका 100% वो क्या होगा? गलत होगा। 100% क्या होगा? गलत होगा। इन अनुच्छेदों को अपने कहाँ याद करेंगे? जैसे मान लो अनुच्छेद 75 है, अनुच्छेद 75 है, ये मंत्री परिषद से संबंधित है, मंत्री परिषद। तो जब अपने केंद्रीय और राज्यों की मंत्री परिषद करेंगे ना, तो इस अनुच्छेद को वहाँ अपने अच्छी तरह से कर लेंगे, ठीक है, खूब चर्चा हो जाएगी वहाँ। इसलिए ये एक बार आप खाना खाली छोड़ दोगे, मत लिखो। चौथी अनुसूची, चौथी अनुसूची, इसका जो विषय है चौथी अनुसूची का, जो संघ व राज्य जो है, या राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है, उसमें जो राज्यसभा की जो सीटें हैं ना, उसकी आवंटन का उल्लेख किया गया है। राज्यसभा जो है, मैंने एक दिन चर्चा की थी अपने कि भारतीय संसद के कितने सदन हैं? संसद के सदन कितने हैं? 2 है ना, एक तो लोकसभा और दूसरी राज्यसभा, ये है। इस राज्यसभा में वर्तमान में 245 सदस्य हैं। कितने सदस्य हैं? 245। ये 245 सदस्यों का जो सीटें आवंटन की गई है, भी किस राज्य में कितनी होगी, केंद्र शासित प्रदेश में कितनी होगी, इसका जो उल्लेख है वो कौन सी अनुसूची में है? चौथी अनुसूची में है। जैसे जिस राज्य की जनसंख्या ज़्यादा होती है उसमें सीट ज़्यादा है, तो उत्तर प्रदेश में 31 सीटें दी गई है, अपने राजस्थान में 10 सीटें दी गई है, पंजाब में 5 है, हरियाणा में 5 है शायद, है ना। तो ये जो सीटें, सॉरी, इसमें 7, पंजाब में 7 है और हरियाणा में 5 है। तो ये जो सीटों का आवंटन जो है, इन आवंटन का जो उल्लेख है वो किस में सूची में है? चौथी अनुसूची में है। प्रश्न क्या आएगा? राज्यसभा में राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों का सीटों का आवंटन जो किया गया है, उसका उल्लेख किस अनुसूची में दिया गया है? तो अनुसूची कौन सी याद करनी है आपने? चौथी। तो लिख लो, विषय चौथी का लिखो। राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों में, राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों में, केंद्र शासित प्रदेशों में राज्यसभा की सीटों का आवंटन, राज्यसभा की सीटों का आवंटन, राज्यसभा में सीटों की आवंटन। अपने जब राज्यसभा करेंगे ना, तब इसमें चर्चा करेंगे खूब। ये चीज़ अब बता देता हूँ मैं यहाँ पे। राज्यसभा के अंदर आरक्षण नहीं दिया है। लोकसभा में आरक्षण है, विधानसभा में आरक्षण है, लेकिन राज्यसभा में आरक्षण नहीं होता है। और राज्यसभा का जो मतदान है ना, वो खुला मतदान होता है। बाकी लोकसभा और विधानसभा और राष्ट्रपति का जो मतदान है वो तो गुप्त मतदान होता है। गुप्त का मतलब आपका जो मतदान है वो सिर्फ केवल आपको पता होता है कि आपने किसको वोट डाला है, ठीक है। राज्यसभा के चुनाव होते हैं वो ओपन होते हैं, खुले होते हैं, तो पता चल जाता है किस व्यक्ति ने किसको वोट दिया है। इसलिए राज्यसभा, केवल एक व्यवस्था ऐसी है अपने भारत के संविधान के अंदर कि राज्यसभा के चुनाव ओपन खुले मतदान के द्वारा होते हैं और उसमें आरक्षण नहीं होता, ठीक है। बाकी जगह आरक्षण है। अगला पॉइंट है चुनाव में आरक्षण का मतलब, जैसे अपने राजस्थान में लोकसभा की कितनी सीटें? 25 सीटें है ना। इनमें SC ST को आरक्षण दे रखा है। जैसे अपने गंगन हनुमानगढ़ है, तो गंगन हनुमानगढ़ में जब से लोकसभा बनी है तब से गंगन हनुमानगढ़ में SC की सीट है, तो यहाँ से लोकसभा का सदस्य SC का ही जाएगा। स्थान निर्धारित कर रखे हैं, ठीक है।
दक्षिणी राजस्थान है वहाँ पे एसटी का जाएगा, जहाँ पर जिसकी आबादी ज़्यादा है। जैसे मान लो जिस लोकसभा क्षेत्र में एससी या एसटी की आबादी ज़्यादा होगी वो निर्धारित किए होंगे। ये संविधान में व्यवस्था की गई है। क्योंकि अपने कल चर्चा कर रहे थे ना, सामाजिक रूप से पिछड़े हुए व्यक्ति, आर्थिक राजनीतिक और सामाजिक रूप से पिछड़े हुए व्यक्ति को ऊपर उठाना है। तो देखिए, नौकरी में आरक्षण देना है, राजनीतिक आरक्षण भी देना है उनको, क्योंकि उनका प्रतिनिधि जाएगा। फिर जब अगर मान लो एससी का लोकसभा में प्रतिनिधि नहीं जाता और सारे वहां स्वर्णकार लोग आ जाते, ओबीसी, एससी और एसटी का एक भी प्रतिनिधि नहीं जाता, तो कभी भी संसद के अंदर एससी वर्ग और एसटी वर्ग की चर्चा ही नहीं होती, क्योंकि उनका प्रतिनिधि नहीं है। तो उन लोगों का प्रतिनिधि दिया जाएगा, तब जाके वो उन लोगों की संबंधित मांग उठाएगा। ठीक है, तो राजनीतिक आरक्षण दिया गया भारत के अंदर। क्यों? क्योंकि जो दबका समुदाय जो है, जो निम्न वर्गीय समुदाय जो दबे हुए थे सामाजिक आर्थिक रूप से, उनको ऊपर उठाना है। तो उनको राजनीतिक, आर्थिक और संस्कृति और सामाजिक, ये सारे प्रकार से आरक्षण दिए गए हैं। शैक्षणिक आरक्षण भी दिया गया, राजनीतिक आरक्षण भी दिया गया। ठीक है, लेकिन राज्यसभा में आरक्षण नहीं है, ये ध्यान रखना। एससी, एसटी और ओबीसी, इनको आरक्षण दिए गए ताकि इनके प्रतिनिधि भी संसद में पहुंचे। अगर इनको आरक्षण नहीं, अब जैसे अपने गांव में मान लें कि गांव में सरपंची के चुनाव होते हैं ना, सरपंची के चुनाव, तो सबको पता है कि सरपंच वही आदमी बनेगा जो पैसे वाला है, वही बनता है। क्योंकि गरीब आदमी कहाँ चुनाव लड़ लेगा? दारू पिलानी होती है ना वोटों के टाइम, गरीब आदमी पिला देगा क्या? वो तो आप पिएगा बेचारा, तो वो कहाँ से पिला देगा? यानी बात करते हैं अपने, और बहुत सारा खर्चा है। घर पे आए व्यक्ति को चाय वगैरह पिलानी होती है, पानी वगैरह पिलाना होता है, सेवा करनी पड़ती है जनता की, तब वोट देती है जनता, ऐसे वोट नहीं देती। और एकमात्र चुनाव ऐसे हैं जहाँ पे जनता की कदर होती है। एकमात्र भारत के अंदर ये सिस्टम है कि केवल चुनाव में जनता की कदर होती है, बाकी जनता की इतनी कदर नहीं हो पाती, नहीं होती ना। तो जैसे गांव में सरपंची का चुनाव हो रहा है, तो अब सबको पता है जिस व्यक्ति के पास पैसा ज़्यादा है वही जीतेगा। अब अगर मान लो सरकार ने आरक्षण की व्यवस्था कर दी और ये निर्धारित कर दिया कि फलाने गांव से एससी का व्यक्ति ही चुने जाएगा, एससी का व्यक्ति ही चुना जाएगा, तो अब क्या है, अब जो है किसका प्रतिनिधि आ जाएगा? एससी का प्रतिनिधि एक सरपंच बन जाएगा। हाँ, वो अलग बात है कि सरपंच वही बनेगा जो एससी समुदाय में भी अमीर है, एससी समुदाय के अंदर भी क्या है? अमीर है। क्योंकि गरीब तो फिर वही बात, गरीब कहाँ से चुनाव लड़ेगा बेचारे? चुनाव लड़ने के लिए कुछ ना करो, मान लो किसी को दारू नहीं पिलानी, किसी को पैसे के लालच नहीं देना, कुछ नहीं करना, फिर भी पैसे लगते हैं, तो कम से कम हमें चाय तो पिलानी पड़ेगी, तो उसके पैसे तो गरीब कहाँ से निकालेगा? तो एससी के अंदर भी थोड़ा सा जो अमीर होगा, एसटी के अंदर भी थोड़ा सा अमीर होगा, वो चुनाव लड़ेगा। और उसके ऊपर भी ध्यान रखना हमेशा होता है, उसके ऊपर भी क्या है? गांव का कोई साहूकार है, उसका हाथ होता है ना। ये आप माहौल देखते हो सारे यही भारत के अंदर सिस्टम चलता है। विधानसभा और लोकसभा में ये सिस्टम चलते हैं कि जहाँ मान लो ऐसे वर्ग होते हैं तो एक धनाढ्य परिवार के कोई लोग होते हैं, उनकी मदद वगैरह करते हैं। तो सरकार ने क्या किया? समय समय पर इनका प्रतिनिधि दिया ताकि ये संसद और लोकसभा, विधानसभा में पहुँचे और अपने समुदाय के प्रतिनिधि करें और अपने समुदाय के हित की बात करें, जो उनकी समस्याएं आ रही उनकी बात करें। इसलिए इसको बोलते हैं राजनीतिक आरक्षण। इसकी व्यवस्था कहाँ पे की गई है? सीटों की आवंटन की व्यवस्था कहाँ पे की गई है? चौथी अनुसूची के अंदर। आरक्षण की व्यवस्था अपने पढ़ेंगे 348 के आसपास, 342 के आसपास पढ़ेंगे, वहाँ पढ़ेंगे अपने इसको। ठीक है, चलो अगला पॉइंट लिखिए, 5वीं अनुसूची। 5वीं अनुसूची अपने, मैंने कहा था ना कि मंडल आयोग जब आया था तो मंडल आयोग ने ओबीसी को आरक्षण दिया था 27%। उसमें उस आरक्षण की वजह से जो ओबीसी समुदाय की जो जातियां हैं उनका उत्थान हुआ था। जैसे यूपी के अंदर यादव समुदाय जो है, ये चर्चा में तभी आए क्योंकि उससे पहले तो जो स्वर्णकार जो लोग थे ना भाई, वही ज़्यादा राजनीति में हावी थे, वो ज़्यादा क्या राजनीति में, क्योंकि स्वाभाविक सी बात है, जिन व्यक्तियों के पास राजनीति में वही आता है जिनके पास धनाढ्य लोग हैं या जिनके पास पैसा होता है। चुनाव लड़ने के लिए बहुत सारे हथकंडे अपनाने पड़ते हैं और हथकंडे पैसों के बगैर नहीं अपना सकते, है ना। मैंने एक दिन पहले कहा था ना कि गरीब आदमी केवल अपना समय पाल सकता है, बस ओका सोका ओके, बाकी वो ज़िंदगी जी नहीं सकता। गरीब आदमी ज़िंदगी काटता है ना, ज़िंदगी काटता है। ऐसा अपने को ज़िंदगी काटनी नहीं है, ज़िंदगी जीनी है, लेकिन करें क्या बेचारा, वो सारी उम्र इसी परिस्थितियों में गुजार देता है बेचारा। चलो आगे लिखिए, अनुसूची कितनी होगी? 4 होगी। 5वीं अनुसूची लिखिए, अनुसूची 5। इसमें लिखो अनुसूचित जाति और जनजाति। आ गया ना, ये देखो, अनुसूचित जाति एससी व एसटी, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन की व्यवस्था, क्षेत्रों के प्रशासन की व्यवस्था
प्रशासन की व्यवस्था। ठीक है, यानी जो क्षेत्र है जिसमें एससी वर्ग एसटी वर्ग ज़्यादा है तो उस क्षेत्र के जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसकी विशेष व्यवस्था की गई है कि इसमें विशेष प्रकार की क्या है व्यवस्था की जाएगी ताकि उन लोगों का सहयोग हो और वो सामान्य समाज के अंदर अपना जीवन स्तर उठा सके। इसकी उल्लेख कहाँ किया गया है, कहाँ पे किया गया, कौन सी अनुसूची में किया गया है, 5वीं अनुसूची में। 5वीं अनुसूची का विषय क्या है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जाति के प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार। ठीक है, अगला लिखिए 6ठी अनुसूची। 6ठी अनुसूची, अनुसूची नंबर 6, इसमें लिखो असम मेघालय, असम मेघालय त्रिपुरा और मिजोरम। असम मेघालय त्रिपुरा और मिजोरम, इन राज्यों में, इन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों का, इन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रबंध, इन क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रबंध। प्रश्न कैसा आएगा, 6ठी अनुसूची का विषय आपको पता चल गया क्या है। ठीक है, 6ठी अनुसूची अगर वो पूछना चाहेगा ना तो वो आपसे क्या करेगा, राज्यों के नाम देगा। बोलना असम मेघालय, क्या मेघालय त्रिपुरा और मिजोरम, ये 4 स्टेट है ना, ये 4 स्टेट है ना। अब इस 4 स्टेट के अंदर क्या अगर वो पूछ ले, मान लो प्रश्न क्या पूछेगा कि भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में अनुसूचित जनजाति की विशेष व्यवस्था की गई है निम्न राज्यों की। अब आपसे वो राज्य पूछ लेगा। पूर्व की तरफ 7 राज्य हैं जिसे हम 7 सिस्टर कहते हैं। मान लो एक ऑप्शन उसने ये दे दिया, बी नंबर उसने ये दे दिया, 3 नाम तो ये लिख दिए, चौथा असम की जगह क्या लिख दिया उसने, अरुणाचल लिख दिया। ठीक है, तीसरा ऑप्शन उसने क्या दिया, अरुणाचल मेघालय त्रिपुरा सिक्किम, ये दे दिया। चौथा वो क्या करेगा, अरुणाचल प्रदेश असम नागालैंड और एक स्टेट को और दे देगा, मणिपुर दे देगा। अब आपको सही बताना है, अब आपको क्या बताना है सही। इसमें से ज़्यादातर यही प्रश्न पूछा गया है, आज तक लगभग यही प्रश्न पूछा गया है। असम मेघालय त्रिपुरा और मिजोरम इसका राइट आंसर है। लेकिन अगर आप ऑप्शन में उन 7 सिस्टम औरों के नाम अगर आएंगे तो कंफ्यूजिंग पैदा करेगा, है ना। तो अपने को ये 4 राज्य विशेष ध्यान रखने हैं। 6ठी अनुसूची में केवल इन 4 राज्यों का ही वर्णन है। इन 4 राज्यों के अलावा 5वां राज्य आपको 6ठी अनुसूची में नहीं करना। असम का है, मेघालय का है, त्रिपुरा का और मिजोरम का है, ये 4 ही राज्य हैं। प्रश्न ऐसे ही आता है, उसमें 4 ऑप्शन दिए होंगे, चारों में विभिन्न राज्यों के नाम दिए होंगे, आपको सही छंटनी करनी होगी। या क्या आ जाएगा, या ये आ जाएगा निम्न राज्य में इनमें से नहीं है, तो 3 तो होंगे। जैसे मान लो ये दे दिया जाए असम मेघालय त्रिपुरा, ठीक है, और यहाँ त्रिपुरा से निकल चौथा कोई और दे दिया जाए तो आंसर राइट क्या वो हो जाएगा, क्योंकि ये नहीं है ना। तो ये दोनों प्रश्न आ सकता है और नहीं का। कौन सी अनुसूची है, 6ठी अनुसूची है। कितने राज्यों का उल्लेख है, 4 राज्यों का। राज्य कौन कौन से हैं, असम मेघालय त्रिपुरा और मिजोरम। इनकी राजधानियां पता है ना आपको, पता है ना। असम की क्या है, दिसपुर है ना, नहीं पता क्या। असम की दिसपुर, मेघालय की गंगटोक, त्रिपुरा का अगरतला और मिजोरम की आइजोल। इसकी क्या है, आइजोल। अब क्या है, ये देखो, ये ना सिंपल सी चीज़ है लेकिन गलत होने की संभावनाएं रहती। हमें केवल 4 राज्य याद करने हैं, ठीक है। असम मेघालय त्रिपुरा और मिजोरम, असम मेघालय त्रिपुरा और मिजोरम, असम मेघालय त्रिपुरा और मिजोरम, असम मेघालय त्रिपुरा और मिजोरम। 5-7 बार इसको पढ़ोगे याद हो जाएगा, ठीक है। असम मेघालय त्रिपुरा और मिजोरम, असम मेघालय त्रिपुरा और मिजोरम, असम मेघालय त्रिपुरा और मिजोरम, ये 4 राज्य याद हो गए। अगर बाय द पर्सन आ जाता है तो ये आपको गलत नहीं होना चाहिए। अगला पॉइंट लिखिए, कौन सी अनुसूची, 7 नंबर अनुसूची। कौन सी अनुसूची, 7 नंबर। 7 नंबर सूची के अंदर व्यवस्था की गई है जो संवैधानिक शक्तियां हैं उनका विभाजन किया गया है। संवैधानिक शक्तियां का विभाजन किया गया है। अपने 3 अनुसूचियां पढ़ी थी, 3 सूची पढ़ी थी,
कौन कौन सी? संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। इनके जो कानून जो विषय हैं उनका उल्लेख किसमें दिया गया है? भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में दिया गया है कि केंद्र शासित जो सूची है या केंद्र की जो सूची है, संघ की जो सूची है, उसमें कितने विषय हैं, राज्य सूची में कितने विषय हैं और संवर्ती सूची में कितने विषय हैं। इनका उल्लेख कहाँ किया गया है? 7वीं अनुसूची में। एक अनुच्छेद 246 में भी इनका उल्लेख आएगा। जब अपने अनुच्छेद 246 करते हैं तब भी इनका उल्लेख आता है। और एक विषय और गया जिसको अपने बोलते हैं अवशिष्ट विषय। मैंने बताया था ना अवशिष्ट विषय, वो अपने कहाँ से लिया था? कनाडा के संविधान से। कहाँ से लिया था? कनाडा के संविधान से। तो अवशिष्ट शक्तियाँ हमें किसको सौंप रखी है? केंद्र को या संघ को। उसका उल्लेख कौन से अनुच्छेद में? 248 के अंदर है। तो वो अपने दो अनुच्छेद वहाँ याद करेंगे। तो 7वीं अनुसूची में लिखो, 7वीं अनुसूची में लिखो, शक्तियों का विभाजन, शक्तियों का विभाजन 3 सूचियों के अंदर है। शक्तियों का विभाजन 3, शक्तियों का विभाजन 3 सूचियों के अंदर है। 3 सूचियों के अंदर है। 1 नंबर लिखो संघ सूची, संघ सूची। नंबर 1 लिखो संघ सूची। अभी संघ सूची में ना पहले 97 विषय थे, 97 विषय। वर्तमान में से कितने हैं? 100। या आपने यूं बोल दे संघ सूची में मूल विषय जो है ना भाई, मूल विषय वो तो है कितने? 97। ठीक है। और वर्तमान में विषय कितने हो गए? 100। तो इन्होंने क्या किया? प्रविष्टियां तो 97 रख दी। अब इसमें क्या कर दिया इन्होंने? ये कर दिया 97A, 97B, 97C, ऐसे करके इसके विषय बढ़ा दिए। तो मूल तो कितने रख लिए इन्होंने? 97, जिसको बोलते हैं मूल प्रविष्टियां। तो मूल प्रविष्टियां तो इन्होंने कितनी रख ली? 97। और कानून उसमें कितने कर दिए हैं? 100 कर दिए हैं। तो लिख लो संघ सूची में मूल 100 विषय थे, मूल में 100 विषय, मूल में 100 विषय, वह वर्तमान में 100 है। वर्तमान में कितने हैं? 100 है। हाँ, तो मूल में 97 विषय और वर्तमान में 100। अरे मूल में तो 97 है और वर्तमान में 100 है। देखो 97 रह गया ना, जैसे 97A, 97B, 97C। तो ये विषय तो 100 बन गए, लेकिन मूल कितने आज भी 97 ही है। ठीक है। तो मूल विषय तो 97 है और वर्तमान में इनकी संख्या कितनी हो गई है? 100। ऐसे लिख लो, वर्तमान में इनकी संख्या कितनी हो गई है? 100 हो गई है। ठीक है। दूसरा कौन सा विषय आएगा? राज्य सूची। दूसरा कौन सा आएगा? राज्य सूची। राज्य सूची में मूल रूप से कितने थे भाई? राज्य सूची में मूल रूप से थे 66, वर्तमान में है 61, घट गए हैं इसमें, है ना। मूल रूप से कितने हैं? 66 और वर्तमान में कितने हैं? 61। इसके घटने का कारण ये है कि 42वां संविधान संशोधन 1976 में राज्य सूची के 5 विषयों को संवर्ती सूची में डाल दिया गया था। राज्य सूची के 5 विषयों को नीचे लिखा दूंगा मैं आपको। ये राज्य सूची के 5 विषयों को संवर्ती सूची में डाल दिया गया। तो मूल तो 66 थे, घटा के वर्तमान में कितने हो गए हैं? 61। ये 5 विषय कहाँ चले गए हैं? संवर्ती सूची के अंदर। तो मूल 61 और वर्तमान में 66। अब अगली जो सूची है वो आएगी संवर्ती। संवर्ती सूची का मतलब क्या होता है? क्या बताया था आपको? संघ और राज्य दोनों मिलकर कानून बनाते हैं। किसी विषय पर विवाद हो जाए तो निर्णय किसका सही माना जाएगा? संघ का। इसमें मूल के अंदर 47 विषय थे। मूल में कितने विषय थे भाई? 47 विषय थे। वर्तमान में 52 हो गए। मूल में कितने हैं? 47, वर्तमान में 52। ठीक है। नीचे नई लाइन में लिख दो एक। 42वें संविधान संशोधन 1976 में, 42वें संविधान संशोधन 1976 में राज्य सूची के 5 विषयों को, राज्य सूची के 5 विषयों को संवर्ती सूची में शामिल कर दिया गया या संवर्ती सूची में मिला दिया गया। 5 विषयों को संवर्ती सूची में मिला दिया गया। तो संवर्ती सूची के वर्तमान में विषय कितने हो गए? 52, 52। पहले कितने थे? 47। ठीक है।
और राज्य सूची के विषय कितने थे? पहले 66 66 और वर्तमान में 61 61 हो गए। ठीक है, ये 7वीं अनुसूची है।